नमस्कार फ्रेंड्स, हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल एसएससी का तूफान पर। मैं विवेक चौधरी आज आपको हिंदी व्याकरण की विशेषण क्लास अच्छी तरीके से समझाने जा रहा हूं। तो टॉपिक का जो नाम है वो विशेषण है। अंग्रेजी में इसको एडजेक्टिव के नाम से कहा जाता है। अंग्रेजी में उसको एडजेक्टिव कहा जाता है। तो विशेषण होते क्या है? तो विशेषण की एक सीधी सी परिभाषा है इसकी कि वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताएं, सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। वो विशेषण कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएं वो विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया विशेषण। अब विशेषण के जैसे कि ये लिख दिया हमने, काला घोड़ा। काला घोड़ा, तो काला घोड़ा दौड़ रहा है। तो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द क्या है? तो इसमें एक शब्द ऐसा होगा जो किसी संज्ञा की या किसी सर्वनाम की विशेषता जरूर बता रहा होगा। तो इसमें घोड़ा क्या है? घोड़ा जो है संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता कहां पर बताई जा रही है? क्या वो दौड़ रहा है ये उसकी विशेषता है या काला उसका विशेषता है? हाँ, ये विशेषता बताई जा रही है उसकी कि काला है। वह घोड़ा कैसा है? वह काला है। ठीक है, तो वो उसकी विशेषता हो गई। तो इसमें काला शब्द जो हो गया वो विशेषण शब्द हो गया। ठीक है, इसमें काला जो शब्द हो गया वो विशेषण शब्द हो गया। चलिए एग्जाम्पल और देते हैं। सोहन दयालु व्यक्ति है। सोहन दयालु व्यक्ति है। तो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो सोहन एक संज्ञा हो गई। ठीक है, और उसकी विशेषता क्या हो गई सोहन की? कि सोहन जो है दयालु व्यक्ति है। तो दयालु इसमें विशेषण शब्द है। अब एक बात आती है कि विशेषण प्राय शुरू में लगते हैं या अंत में लगते हैं संज्ञा के। तो देख लीजिए, दो एग्जाम्पल आपके सामने हैं, दोनों में अलग अलग टाइप से आया है। विशेषण पहले वाले में संज्ञा से पहले भी लगा है और इसमें संज्ञा के बाद भी लगा है। तो कोई जरूरी नहीं है कि विशेषता जो शुरू में लिख दी जाए या बाद में लिख दी जाए। विशेषण कहीं भी लिखा जा सकता है, संज्ञा के आगे भी और पीछे भी। ठीक है, तो विशेषण आपके सामने आ गया होगा। अब बात करते हैं विशेष्य शब्द क्या होता है। तो विशेष्य शब्द वो होता है जिसमें जिस शब्द की विशेषता बताई जा रही हो, अर्थात या तो संज्ञा होगी या वो सर्वनाम होगा। तो वे संज्ञा या सर्वनाम जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए। तो ये दिए गए जो दो सेंटेंस हैं इसमें देखना है आपको। विशेषण तो आपको पता चल गया, ये क्या है? ये विशेषण है काला, और इस वाक्य में दयालु है विशेषण। तो विशेष्य क्या होगा? इन दोनों वाक्यों में किस किस की विशेषता बताई जा रही है? इसमें तो घोड़े की बताई जा रही है, अर्थात घोड़ा जो हो गया वो विशेष्य हो गया, और इसमें सोहन विशेष्य हो गया। ठीक है, दो चीज आपकी क्लियर हो गई होंगी। विशेषण क्या शब्द होते हैं, विशेष्य क्या होते हैं। विशेषण जो विशेषता बताई जा रही हो जिस शब्द से वो विशेषण कहलाता है, और विशेष्य जिस शब्द की विशेषता बताई जाती हो वो विशेष्य कहलाता है। ठीक है, तो विशेषण में क्लियर हुआ। अब बात करते हैं प्रविशेषण क्या होता है। प्रविशेषण क्या होता है? देखिए क्या लिखा हुआ इसमें, विशेषण है ना, और विशेषण से आने वाले पहले शब्द को विशेषण कह सकते हैं। लेकिन इसकी एक परिभाषा है कि वे शब्द जो विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं प्रविशेषण। ठीक है, तो अब संज्ञा सर्वनाम के तो जो विशेषता बताते हैं वो तो कहलाते हैं विशेषण। लेकिन विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताई जाए तो तब वो पहला शब्द प्रविशेषण कहलाता है। चलिए वाक्य में चलते हैं, वाक्य में देखते हैं क्या कैसे आता है। विशेष्य हो गया घोड़ा,
विशेषण हो गया काला। अगर यहां लिख दें कि बहुत काला घोड़ा, ठीक है, बहुत काला घोड़ा दौड़ रहा है, तो काला विशेषता बताई जा रही घोड़े की, लेकिन काले की भी क्या विशेषता है। अब इसमें कहें कि कम काला है या बहुत काला है ना, तो कम और बहुत ये शब्द क्या कहलाते हैं, प्रिय विशेषण कहलाते हैं। ये इसकी विशेषता बता रहे हैं काले की, वो कम काला है या बहुत काला है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसमें बहुत प्रिय विशेषण हो गया। इस पर बात करते हैं, सोहन दयालु व्यक्ति है, तो यहां पर अगर हमने अति शब्द लिख दिया कि सोहन अति दयालु व्यक्ति है, तो दयालु तो हो जाएगा विशेषण, लेकिन अति हो जाएगा प्रविशेषण, ठीक है। तो प्रविशेषण भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रविशेषण क्या होते हैं, जो विशेषण शब्दों की भी विशेषता बताते हैं, वो प्रविशेषण कहलाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं विशेषण पे कि विशेषण कैसे कितने प्रकार के होते हैं। विशेषण विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक, और चौथा होता है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, तो ये 4 तरह के विशेषण होते हैं। मुख्य रूप से विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है। लेकिन गुणवाचक में भी कई भेद होते हैं, संख्यावाचक में भी कई भेद होते हैं, लेकिन मेनली जो प्रश्न आता है परीक्षा में वो विशेषण के भेद को पूछा जाता है और आपको आंसर उसका 4 लगाना है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण में क्या होगा, गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं, जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के, ठीक है, संज्ञा के गुणों, अब गुण अच्छे भी हो सकते हैं, गुण बुरे भी हो सकते हैं किसी व्यक्ति में। जैसे कि कोई ईमानदार है तो वो उसका अच्छा गुण है, और कोई क्रूर व्यक्ति है तो वो भी एक उसका गुण है, लेकिन वो उसका बुरा गुण है, ठीक है। तो गुण कैसे भी हो, अच्छे या बुरे, किस में जाते हैं, गुणवाचक में। तो किसी भी संज्ञा के गुणों का बोध कराए तो वो क्या कहलाएगा, वो गुणवाचक कहलाएगा, ठीक है। अब संख्यावाचक की बात करते हैं कि वे विशेषण जो संख्याओं का बोध कराएं, जो संख्याओं का बोध कराएं। परिमाणवाचक, वे विशेषण जो नापतोल का बोध कराते हैं, जो नापतोल का बोध कराते हैं, जैसे कि 1 लीटर 2 लीटर है ना, ऐसे। सार्वनामिक, वे विशेषण जो केवल सर्वनाम की विशेषता बताएं, वो कहलाते हैं सार्वनामिक। अब प्रत्येक को हम बारी बारी से पढ़ते हैं। तो बात करते हैं पहले विशेषण की, जो होता है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण के भी कई भेद हैं, जिसको हम उनके अनुसार डिवाइड करते हैं उसको। तो गुणवाचक में देख लीजिए, गुणवाचक विशेषण में कौन कौन चीज आ सकती है आपके। समय संबंधी, अगर कोई समय की विशेषता बता रहा हो तो गुणवाचक में आएगा। स्थान की विशेषता बता रहा हो तब भी गुणवाचक में आएगा। आकार बताए किसी व्यक्ति या वस्तु की, या उसका दशा बताए, या उसका रंग बताए, क्योंकि वर्ण को रंग बोधक भी कह सकते हैं, है ना, उसको रंग बोधक भी कह सकते हैं। और गुण बोधक मतलब उनके किसी व्यक्ति के गुण वगैरह सब इसमें ही आते हैं। चलिए, समय संबंधी में कौन कौन से शब्द ऐसे हैं जो समय संबंधी विशेषण में आते हैं। तो जैसे कि हमने बोल दिया कि कोई
मेरे पास एक नई वस्तु है या पुरानी वस्तु है, तो उसमें क्या हो रहा है कि एक समय का वर्णन हो रहा है कि वो अभी हाल ही में ली गई है तो नई हो गई, और पुरानी ली गई है तो पुराने समय का वर्णन हुआ उसमें। तो नई पुरानी या नया पुराना, ताजा, ये शब्द क्या होते हैं, ये समय का ज्ञान कराते हैं, समय की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो नया पुराना ताजा ये सब समय संबंधी आते हैं। और इसमें ऐसा वर्तमान भी आ सकता है, भूत अभी आ सकता है, या भविष्य भी इसमें आ सकता है। और समय में एक दो शब्द जैसे कि अगला या पिछला, ये सभी विशेषण शब्द जो होते हैं ये गुणवाचक विशेषण के समय बोधक विशेषण कहलाते हैं। अब बात करते हैं दूसरे की स्थान बोधक में क्या क्या चीज आती है। तो स्थान, वे विशेषण शब्द जो किसी स्थान का वर्णन कराएं, जैसे कि वह व्यक्ति मैदानी है, या सोहन मैदानी मैदान में रहने वाला है, मैदानी लड़का है ना, तो मैदानी। और कोई बिहार का रहने वाला है उसको क्या कहते हैं, बिहारी। और जैसे कोई लखनऊ का रहने वाला उसको कह सकते हैं लखनवी। और कानपुर का रहने वाला हो गया कानपुरिया। ठीक है, तो ये स्थान का बोध कराते हैं। चलिए अगला बात करते हैं, नंबर आता है तीसरा, वो है आकार बोधक। आकार बोधक में और क्या आकार में किसी वस्तु का या व्यक्ति का आकार का वर्णन होगा, जैसे कि गोल, लंबा, चौड़ा, और सुडौल, ये आदि शब्द जो आते हैं ये किसी भी शरीर के आकार का वर्णन या उसके वस्तु के आकार का वर्णन करते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर की, दशाबोधक। वे विशेषण शब्द, वे गुणवाचक विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा की दशा का वर्णन कराएं। अब जैसे कोई व्यक्ति बीमार है तो यह लिखा है कि मोहन एक बीमार व्यक्ति है। ठीक है, तो उसमें किस तरह का विशेषण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो वो उसका गुण तो है कि वो बीमार है, लेकिन गुण का कौन सा आएगा वो उसकी दशा बता रहा है। ठीक है, तो दशा बोधक में आते हैं बीमार, बीमार, दुबला पतला, दुबला पतला, गरीब, अमीर, ये उनकी दशा बताने का काम करते हैं। वर्ण बोधक जिसको रंग बोधक कहा जाता है, अभी एक एग्जाम्पल कराया था, उसके पास काला घोड़ा है ना, तो काला क्या हो गया, वो रंग बोधक या वर्ण बोधक में आएगा। तो काला, नीला, पीला, सभी रंग इसमें आते हैं, हरा हो, लाल हो, कुछ भी हो। ठीक है, अब गुण बोधक बचा है, जो शेष बचते हैं वो सब गुण बोधक में होते हैं। जैसे कोई ईमानदार है, कोई दयालु है, कोई क्रूर है, कोई क्रूर है, कोई कपटी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है। तो ये क्या होते हैं, ये किसी संज्ञा के गुण को बताने का काम करते हैं। ठीक है, तो गुणवाचक विशेषण आपका कंप्लीट हो चुका है। गुणवाचक विशेषण में क्या चीज आते हैं, किसी का रंग बताया जा सकता है, किसी का समय बोधक है ना, स्थान, आकार, दशा आदि का वर्णन होता हो, तो वे सभी विशेषण गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें क्योंकि कोई डीपली क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इनमें से ही आ सकता है। और इनमें ये इन शब्दों को वाक्य में प्रयोग करके आ सकता है कि निम्न वाक्य में किस तरह का विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अब दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा विशेषण होता है संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण, तो इसकी डेफिनेशन अभी बताइए कि वह विशेषण शब्द जिसमें संख्याओं का बोध होता है, जिनमें संख्याओं का बोध होता है। मेरे पास एक पेन है, तो मेरी क्या विशेषता हुई कि एक पेन रखने की विशेषता हुई, तो एक जो है ना वो संख्यावाचक विशेषण को प्रकट करता है। और उसके पास 5 पेन है, ये भी संख्यावाचक को प्रकट करता है। लेकिन हमने ये कह दिया कि मेरे पास कुछ पेन है, तो संख्या तो होगी उनकी कोई ना कोई, इसलिए संख्यावाचक को दो वर्गों में डिवाइड करते हैं। या तो वो संख्यावाचक निश्चयवाचक,
निश्चय संख्यावाचक, या तो वो निश्चय संख्यावाचक होगा या वो अनिश्चय संख्यावाचक होगा। अनिश्चय वाचक, अनिश्चय संख्यावाचक, अनिश्चय संख्यावाचक। अगर किसी विशेषण शब्द में संख्या दी गई है और वो निश्चित है तो वो निश्चय संख्यावाचक में आएगा, और यदि इसमें कुछ लिखा है, थोड़ा लिखा है, बहुत लिखा है, तो तब उसमें अनिश्चयवाचक आएगा। चलिए इनके कुछ एग्जाम्पल आपके सामने लिख देते हैं कि अनिश्चयवाचक में कौन कौन आएगा। तो संख्यावाचक की बात करते हैं, दो प्रकार के होते हैं, निश्चय संख्यावाचक या अनिश्चयवाचक। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि वे विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराए, संख्या का बोध कराए, तो वो क्या कहलाते हैं, वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। अब उसमें कुछ निश्चित होते हैं, कुछ अनिश्चित होते हैं। तो निश्चित कौन से होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि कक्षा में 40 विद्यार्थी हैं, तो उसमें एक संख्या निश्चित आ गई कि 40 है। और हमने कहा कि एक कक्षा में कुछ बच्चे हैं, तो उसमें क्या होगी, इसमें संख्या क्लियर नहीं हुई, उसमें कुछ है ना। तो निश्चयवाचक में आ सकते हैं कि जैसे कि 2, 5, 7, तीसरा और दोनों, या हर एक, प्रत्येक। हर एक प्रत्येक में सभी आ जाते हैं, ठीक है, चाहे वो 100 है चाहे 200 है। अनिश्चयवाचक में क्या होता है, जैसे कुछ, थोड़े, बहुत, अधिक, तो ये सब आते हैं अनिश्चयवाचक में, ठीक है। जैसे मेरे पास थोड़े पेन हैं, मेरे पास अधिक किताबें हैं, इस तरीके से। तो संख्या का अनिश्चित ज्ञान अनिश्चयवाचक कहलाता है। अब निश्चयवाचक में भी कुछ भेद बताए गए हैं, जैसे कि पहला नंबर है इसका निश्चयवाचक का पूर्णांक बोधक, पूर्णांक बोधक, और दूसरा है अपूर्णांक बोधक, अपूर्णांक बोधक। तो पूर्णांक बोधक में होती संख्या है, लेकिन पूर्ण अंक होते हैं, पूरे अंक, जैसे कि 2, 4, 7। लेकिन अपूर्णांक बोधक में होगा कोई अंक अधूरा रह जाए, और अधूरा कब रहता है, जैसे कि 2 और 3 तो पूर्णांक हैं, अधिक मतलब पूरे अंक हैं, लेकिन 2 और 3 के बीच के जो भी पॉइंटों में आते हैं, दशमलव में आते हैं, वो अपूर्णांक होते हैं, जैसे कि 2.5, 3.5, ठीक है। तो ये होते हैं अपूर्णांक बोधक। अब तीसरा होता है इसमें पूर्णांक, अपूर्णांक हो गया, और तीसरा होता है क्रमवाचक, क्रमवाचक। तो क्रमवाचक में कौन कौन संख्या आती है, जैसे जिसमें जिस संख्या विशेषण से उसका क्रम पता चले, जैसे कि पहला, जैसे सोहन पंक्ति में पहला व्यक्ति है या 7वां व्यक्ति है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्रम का पता चलता है, या वह परीक्षा फल आने पर उसमें मुकेश प्रथम रहा या 7वां रहा, ठीक है। तो ये क्रम का वर्णन कराते हैं। और चौथा होता है इसमें आवर्तीवाचक, आवर्तीवाचक वे संख्याओं का जिसमें बार बार आना, जैसे कि दुगनी, दुगुना, 4 गुना। तो ये गुना वाले जितने भी होते हैं ये सब आवृत्ति का बोध कराते हैं, ठीक है। ये सभी जो चल रहे हैं वो किसके हैं, निश्चयवाचक के। अनिश्चयवाचक का बस इतना ही होता है कि कुछ थोड़े बहुत अधिक ये होते हैं ना। इसके अलावा और भी है इसमें, चलिए यहां लिखवा देते हैं। ई समूहवाचक, समूहवाचक होता है। समूहवाचक में हो सकते हैं कि जैसे तुम तीनों को आना पड़ेगा,
मतलब उसमें क्या होता है, संख्याओं का एक समूह होता है। जैसे कि हम 5 है ना, तो हम कहें, आप बुलाओगे उनको कि तुम पांचों आ जाओ, है ना, तो इसे तीनों पांचों, तीनों पांचों, आठों, सभी ये इसमें आएंगे, क्योंकि इसमें क्या होता है, संख्याओं का एक समूह बना होता है, तो ये समूहवाचक में आते हैं। और लास्ट बचता है इसमें एफ, इसको रफ कर देते हैं। और इसमें होता है लास्ट प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक, प्रत्येक बोधक में कौन कौन से विशेषण शब्द आ सकते हैं, जैसे कि प्रत्येक, हर एक या सभी। तो ये शब्द क्या होते हैं, ये प्रत्येक बोधक को वर्णित करते हैं। तो दोबारा से समझ लीजिए संख्यावाचक विशेषण क्या होता है। वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, या तो निश्चित होंगे या अनिश्चित होंगे। ठीक है, तो निश्चित में तो बहुत सारे हैं, जिसमें कोई अंक दिया गया हो, ठीक है, तो क्लियर होते हैं वो निश्चित, और जिसमें कोई अंक न दिया गया हो लेकिन संख्याओं से संबंधित होते हैं, जैसे कि कुछ घोड़े हैं, कुछ तालाब है, कुछ थोड़े पेन है, थोड़ी किताबें हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो अनिश्चित होता है, इसका केवल इतना ही होता है। लेकिन निश्चित में क्या होता है, निश्चित के कई भेद बताए गए हैं। जैसे कि पहला क्या था, पूर्णांक बोधक, संख्या बिल्कुल पूर्ण अंक में होनी चाहिए, अपूर्णांक में अधूरी होनी चाहिए। ठीक है, और तीसरा नंबर होता है क्रमवाचक, वह जो संख्याओं का क्रम बताता हो, पहला सातवां या प्रथम द्वितीय तृतीय। और डी होता है आवृत्तिवाचक, जिसमें बार बार संख्याओं का आना होता है, जैसे दुगुनी, चार गुनी, पांच गुनी। ठीक है, और छठा नंबर क्या होता है, वो होता है समूहवाचक, जिसमें संख्याओं का एक समूह पाया जाए, तीनों, पांचों या आठों। ठीक है, और एफ में क्या होता है, वो प्रत्येक बोधक होते हैं, जिसमें सभी लोग एक साथ आ जाए, प्रत्येक हो, हर एक हो या सभी हो, उसमें सभी संख्याएं क्या होती है, सभी में आने को कहा जाए इसमें। ठीक है, तो संख्यावाचक विशेषण आपका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं तीसरे वाले की। तीसरा विशेषण होता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण, तो इसकी परिभाषा बनती है, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा के नापतोल का बोध होता है, नापतोल का बोध होता है, वो क्या कहलाते हैं, वो परिमाणवाचक होते हैं। मतलब जो फिजिक्स, भौतिक विज्ञान में जो मात्रा का प्रयोग होता है, वो परिमाणवाचक में किया जाता है। जैसे कि मैंने 2 लीटर दूध खरीदा, ठीक है, तो 2 लीटर उसमें क्या हो गया, वो परिमाणवाचक हो गया। ठीक है, अब इसमें भी हमने कहा कि हमने कुछ लीटर दूध खरीदा, इस तरीके से ये भी 2 प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक भी। पहला निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक, और दूसरा होता है अनिश्चित परिमाणवाचक। तो इनमें कौन कौन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि निश्चित में क्या हो गया, मैंने 2 सेर गेहूं खरीदे, 2 सेर गेहूं खरीदे, और 2 लीटर दूध पिया या दूध लिया, और 5 मीटर कपड़ा, 5 मीटर कपड़ा। और अनिश्चित में क्या क्या आएगा, जैसे कि थोड़ा पानी, थोड़ा पानी, अधिक दूध, कुछ परिश्रम। हाँ, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा और अधिक संख्यावाचक में भी था, लेकिन परिमाणवाचक में भी है। तो इस डाउट को कैसे दूर करेंगे, देख लीजिए। उसमें क्या होती है, उसमें संख्या का अनिश्चित ज्ञान होता है, और इसमें
परिमाण मतलब ये जो इसके बाद संज्ञा दी होती है वो क्या होती है, नपने तुल्य संबंधित होती है। जो नपने तुल्य संबंधित हो वो परिमाणवाचक होगा। अब निश्चित है या अनिश्चित वो आप उसको क्लियर कर लेंगे। देखिए पानी, दूध, ये सब क्या है, ये नाप तोल से संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका परिमाणवाचक हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं चौथे वाले की, जिसका नाम है सार्वनामिक। सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आ जाए तथा वह विशेषण का कार्य करे, विशेषण का कार्य करे, तब वह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, जैसे कि एग्जाम्पल पहला है, वह आदमी कार्य में कुशल है। तो ये सर्वनाम की तरह विशेषता बताता है। वह आदमी, देख लीजिए इसमें क्या, आदमी एक संज्ञा है और संज्ञा से पहले क्या कहा गया है, सर्वनाम कहा गया हो, तब जाके उसकी विशेषता बताई जाए। जब किसी संज्ञा से पहले कोई सर्वनाम आ जाए और तब उसकी विशेषता बताई जाए तो तब क्या होता है, तब सार्वनामिक विशेषण होता है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, कौन सा छात्र मेरा कार्य करेगा। तो छात्र क्या हुआ, इसमें एक संज्ञा हो गई और इसमें कौन सा, ये क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो संज्ञा से पहले आए सर्वनाम और उसका विशेषण का कार्य करे तो तब वह सार्वनामिक विशेषण होता है। अब बात करते हैं विशेषण की, व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर। तो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है मूल और दूसरा होता है यौगिक। पहला होता है मूल और दूसरा होता है यौगिक। तो व्युत्पत्ति के आधार पर विशेषण के सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि ये सार्वनामिक हेडिंग चल रहा था, यहां लिखते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर सार्वनामिक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मूल और यौगिक। तो मूल यौगिक का भी 2 एग्जाम्पल हमने आपको बताए थे। वह व्यक्ति चालाक है। तो संज्ञा से पहले आया विशेषण सर्वनाम और उसकी विशेषता बताई जाए तब क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण होता है। तो जो नॉर्मल वाला होगा वो सभी क्या होगा, वो मूल सार्वनामिक विशेषण होगा। एक तो ये एग्जाम्पल हो गया कि वह व्यक्ति चालाक है, और दूसरा लिखेंगे इसमें कि कोई लड़का मेरा कार्य कर दो। ये 2 एग्जाम्पल इस तरीके से बताए थे, कार्य कर दो। तो ये तो होते हैं मूल सार्वनामिक। लेकिन यौगिक क्या होता है, जब मूल सर्वनाम की थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के बात करते हैं, जैसे वह से क्या बन सकता है कि उतना, उतनी, है ना, इस तरीके से। तो यौगिक में आ जाएगा एग्जाम्पल। पहला वाला एग्जाम्पल है कि ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा। और दूसरा एग्जाम्पल है इसका, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, कितने रुपए तुम्हें चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंट समझ लीजिए क्या होता है, मूल में और यौगिक में। तो यौगिक किसको कहते हैं, जब सर्वनाम में कोई प्रत्यय शब्द जुड़ जाए, ठीक है। तो मूल में क्या आएगा, कोई सर्वनाम आएगा नॉर्मल, ठीक है, मूल वाला, वह एक सर्वनाम होता है, कोई एक सर्वनाम होता है। लेकिन यौगिक में क्या होता है, जिस वाक्य में यौगिक सर्वनाम का प्रयोग होता है, यौगिक सर्वनाम क्या होते हैं कि सर्वनाम में कोई प्रत्यय शब्द जुड़ जाता है, सर्वनाम प्लस प्रत्यय, तो तब बन जाता है यौगिक सर्वनाम, ठीक है। तो यौगिक सर्वनाम,
तो यह से बनते हैं, देख लीजिए यह से क्या क्या बन सकता है, इसका, इसकी, ऐसा, और वह से क्या क्या बन सकते हैं, उसका, उसकी, वैसा। ठीक है, इस तरीके से सर्वनाम में अगर कोई प्रत्यय शब्द जुड़ जाते हैं या सर्वनाम को जोड़कर जो बनता है तो वो क्या कहलाता है, वो यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वनाम की, विशेषण की कितनी विशेषताएं वो होती हैं, अवस्था, विशेषण की अवस्था, विशेषण की अवस्था। तो विशेषण की 3 अवस्था आपने इंग्लिश में भी पढ़ी होंगी और हिंदी में भी 3 ही अवस्था होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं उसकी अवस्था? पहली मूलावस्था, दूसरी होती है उत्तरावस्था और तीसरी होती है उत्तमावस्था, तीसरी होती है उत्तमावस्था। जैसे कुछ शब्द लिखे जा रहे हैं, यहां लिख दिया हमने अच्छी, हमने किसी लड़के का नाम लिखा कि सोहन कक्षा में अच्छा है। ठीक है, तो उसकी तुलना हम अगर किसी से ना करें तो क्या है, वो मूलावस्था है, अच्छा लड़का। ठीक है, अगर हम 2 व्यक्ति में तुलना करते हैं तो उत्तरावस्था तब देखी जाती है जब 2 व्यक्तियों में तुलना करें कि सोहन मोहन से अच्छा लड़का है, अर्थात उससे अच्छा लड़का है, उससे अच्छा लड़का है। ठीक है, और उत्तमावस्था तब कही जाती है जब काफी सारे लोग हों और उनमें सभी में एक किसी व्यक्ति को मेन माना जाए। ठीक है, तो सोहन कक्षा में सबसे अच्छा है, तो यहां पर आएगा सबसे अच्छा। तो विशेषण की मूल अवस्था केवल सिंगल पर्सन की विशेषण को कहते हैं, और जब 2 व्यक्तियों से किसी एक की विशेषता बताई जाए तब उत्तरावस्था, और जब काफी सारे लोगों में किसी की विशेषता बताई जाए तब क्या कहलाती है, वह उसकी उत्तमावस्था। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे चतुर शब्द है तो यहां पर क्या आएगा उत्तरावस्था में, उसका अधिक चतुर कह सकते हैं उसको, कि राम सोहन से अधिक चतुर है। ठीक है, लेकिन अगर काफी सारों में कहा जाए तब क्या कहेंगे, उसको कहेंगे सबसे अधिक चतुर। ठीक है, अब जैसे उच्च, उच्च पर्वत। ठीक है, तो उच्च का उत्तरावस्था क्या होगी, उसमें तर शब्द जुड़ जाएगा, उच्चतर, और उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा, तम जुड़ जाएगा, उच्चतम। उच्च न्यायालय, उच्चतर न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। ठीक है, तो जैसे अंग्रेजी में बात करते हैं कि गुड कहा जाता है, अंग्रेजी में गुड किसके लिए कहा जाता है, अच्छे के लिए। ठीक है, और जब 2 की बात करें तब किसको कहता है, बेटर कहा जाता है, कि उससे बेटर है वो। लेकिन सभी में अच्छा कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, बेस्ट कहेंगे। ठीक है, तो ये इंग्लिश में अच्छे की क्या हो गया, तीनों अवस्था हो गई। गुड क्या हो गई उसकी मूलावस्था, और बेटर क्या हो गई उसकी उत्तरावस्था, और वेस्ट क्या हो गई उत्तम अवस्था। ठीक है, सिंगल पर्सन के लिए मूलावस्था का यूज, डबल 2 व्यक्ति हैं उनमें से किसी एक की विशेषता बताई जाए तब उत्तरावस्था, और जब पूरी क्लास में से किसी एक की विशेषता बताई जाए तब उत्तमावस्था का प्रयोग करते हैं। जैसे कि महान का कर लीजिए, महान, तो यहां क्या करेंगे, इसमें तर शब्द जुड़ जाएगा, महानतर, और यहां क्या हो जाएगा, महानतम, यहां हो जाएगा महानतम। ठीक है, तो विशेषण की अवस्थाएं आपको समझ में आ गई होंगी और विशेषण के सभी भेद आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए आज क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद।